नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप रिवीजन के लिए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, आपका स्वागत है लर्न करो क्लास 9 to 12 में। ध्यान रखो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है ना बिजनेस स्टडीज अभी, प्लीज स्टार्ट कर दो। आपको मैं एक नोटिफिकेशन दे रहा हूं 15 फरवरी से, ऐसा माना जा रहा है, प्रोबेबल डेट आ गई है। अभी कंपार्टमेंट एग्जाम्स की डेट शीट आई है, 15 फरवरी से बोल रहे हैं कि बोर्ड्स होंगे। जिनको यार ये डिलेमा है ना कि बोर्ड्स नहीं होंगे या होंगे, ये देखो ये वाली वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली बता रखा है कि बोर्ड्स होने वाले हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई है। अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि आईआईटी जेईई होगा नहीं होगा, सब होगा यार, सारे एग्जाम्स होंगे। हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर की बारी है। पहली बता दूं, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो प्लीज कर लो। जितने भी नोट्स हैं, जितना भी ये पढ़ाया जा रहा है आपको, सारा अवेलेबल है। सारा जितने भी वीडियो लेसन है, सारे के सारे लाइन बाय लाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, क्लासेस नोटिफिकेशन आ जाएंगी। डेली क्विज हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके 1 मार्कर्स, सारे के सारे आप फ्री में दे सकते हो यार। यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको सारा मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। परफेक्ट। ये टाइमिंग है यार, बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, टाइमिंग क्या है सर। ये टाइमिंग्स हैं, हर रोज बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की लेसन्स आ रहे हैं। आप सबका रिवीजन करवाना मेरी जिम्मेदारी है यार। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बोर्ड्स में, क्लास 10th हो 12th हो, हम सारे बोर्ड्स में 100 में से 100 लेके आएंगे। टारगेट हमारा 100 में से 100 है। जब तक टारगेट नहीं बनाओगे ना, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। जितने भी टारगेट बना के चल लो ना, अभी 100 में से 100 होना चाहिए वो। परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, 2 लेसन्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला चैप्टर। परफेक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आप स्टार्ट करते हैं। ये सारा 16 मार्क्स का है। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट बच जाएगा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मजे आ जाएंगे इसमें यार। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से लेके चलना। आपको जल्दी से विद इन नेक्स्ट 8 to 10 मिनट्स सारा का सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे, ये पार्ट 1 है, तो उसको समझते हैं। परफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, चैप्टर का मतलब क्या है। चैप्टर का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल क्या होते हैं, यहाँ पे 2 शब्द आए हमारे पास। क्या क्या शब्द है यहाँ पे? 2 शब्द आए, एक तो आया प्रिंसिपल्स और एक आया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो अभी हमने पढ़ा ही है। मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम द पीपल यू मैनेज। मैनेजमेंट का मतलब सीधा ये दे रखा है बिजनेस स्टडीज में। अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। यार तुम्हें एक पाथ पे चलने के लिए गाइडलाइंस होती है ना, कि ठीक है इसको मत टच करना, इसको मत उठाना, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो गाइडलाइंस है, वो हमारी ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, उनको हम प्रिंसिपल्स के नाम से बोलते हैं। देखो यार, तुम्हें बहुत चीजें आएंगी इस बुक में, तुम्हारी एनसीईआरटी में, सब लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब जो मैंने फर्स्ट पेज पढ़ा, पूरी एनसीईआरटी मैंने स्कैन करी और आपके लिए ये 3 वैल्यूएबल सेंटेंसेस लेके आया हूं। ठीक है, इनमें डिफरेंस जानते हैं क्या है। पहली बात तो उन्होंने बात करी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल हम समझ गए, दीज आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, एक प्रिंसिपल्स सेट रूल्स होते हैं कि ठीक है आपको ये करना चाहिए, ये डिजायरेबल है, या इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। अब आप कहोगे क्या क्या डिजायरेबल है, आपको काम करना चाहिए, प्रिंसिपल्स, ये सब एक बात है, ये डिफरेंट बातें हैं। तो देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है। प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू टेक द डिसीजंस और एक्शंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। यहां पे टेक्निक्स अलग है। टेक्निक्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एक काम को करने के प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या हैं, वो टेक्निक है। जैसे आपके घर कोई वॉशिंग मशीन आई, तो आपने उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करे होंगे एक बुकलेट के थ्रू, वो टेक्निक्स है। परफेक्ट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यूज। वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल। क्या होना चाहिए, हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस पढ़ रखा है ना इकोनॉमिक्स में, सेम ही है। क्या होना चाहिए, व्हाट इज डिजायरेबल आर वैल्यूज। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया डिफरेंस। ठीक है, और जितने भी ये 3 कंपोनेंट्स हैं उसको मिला के हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होती है प्रिंसिपल्स को मिला के। प्रिंसिपल्स क्या है? टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन है कि टेक्निक स्टेप बाय स्टेप ये है, पर उसको फॉलो कैसे करना चाहिए, उसका रोड मैप क्या है, वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यार, इस चैप्टर में ना सिग्निफिकेंस भी है, फीचर्स भी हैं। आज हम बात करेंगे इस 3 पॉइंट्स के बारे में, और इन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट खत्म कर देंगे। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, और अपना लॉन्ग आंसर्स भी इनमें से ही निकलेंगे, आप देखना। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें यार टेलर की बात करी हुई है। टेलर का फुल नाम अगर जानना हो तो क्या है? FW टेलर। FW टेलर लिखाओगे तो चल जाएगा एग्जाम में।
उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी हुई है। अरे बिजनेस में साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या रेलेवेंस है? एग्जैक्टली मेरा भी क्वेश्चन यही है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले देखो यार, ये एनसीईआरटी का फ्लो है। एनसीईआरटी का फ्लो ये है, हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले। हम उसने हमें बताया है कि टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होते हैं, बट उसको जानने से पहले मैं ये तो पढ़ लूंगा साइंटिफिक मैनेजमेंट का बिजनेस स्टडीज में क्या रोल है। तो यही मैं पढ़ने वाला हूँ सबसे पहले कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं फेयर्स प्रिंसिपल। यहाँ पे यार टेलर्स प्रिंसिपल एंड फेयर्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने 14 दिए थे, इसने भी कुछ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स दिए थे, उसके बारे में डिफरेंसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा पूरा चैप्टर यहाँ का खत्म हो जाएगा। आज हम पर्टिकुलरली इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये क्या है? ये है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की साइंटिफिक मैनेजमेंट का बिजनेस स्टडीज में क्या रोल है। स्टार्ट करें इस बारे में। परफेक्ट। देखो यार, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी हुई है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि पोस्टमार्टम करते हैं उसका। अब पोस्टमार्टम बायोलॉजी का वर्ड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, अरे क्या क्या चल क्या रहा है? 5 मिनट दो, सारा का सारा एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसमें दे रखा है कि व्हाट इट मीन्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या? इट मीन्स इट इज एन अप्रोच दैट वाज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ साइंटिफिक। पहले तो साइंस के ऊपर डिफाइन करी गई है। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा इतना है कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसको एक डेफिनेशन दी। उसको ही साइंटिफिक मैनेजमेंट का वे आउट बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, एक टेक्निक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया या कुछ भी सोल्यूशन दे दिया, नहीं। पहले मैंने उसको एनालाइज किया। एनालाइज कैसे किया? एनालाइज किया बाय डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने क्या किया? ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बनाए। एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं होता। हमारे दिमाग में जितने हम पर्सपेक्टिव्स लेके चलेंगे, जितने हम मल्टीपल ब्रेन से सोच पाएंगे, जितने हम एंगल्स से सोच पाएंगे, उतना एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, रिक्रूट होने जाते हो, अप्लाई करते हो, तो यार वो यही देखते हैं इस इंसान को हमने एक प्रॉब्लम दी, इसके पास इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस हैं। सो डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव कि मल्टीपल सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस कि सॉल्यूशन तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, पर इसके कितने थ्रेड्स हैं। मतलब सॉल्यूशन मैंने फाइंड कर लिया, वो अच्छा भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है। अच्छा जाएगा तो क्या हो सकता है, गलत जाएगा तो क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, वो जानना भी एक मैनेजर का, एक मैनेजरियल प्रिंसिपल हमें ये कहता है आपको ये जानना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंस क्या आगे होने वाले हैं। मेजरिंग प्रोग्रेस एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। मैंने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करा, पर उसका फायदा हुआ नहीं हुआ ये तो जानूं। मेजरिंग प्रोग्रेस एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। ठीक है, मेरा कंक्लूजन ये है दैट दिस मेथड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विल वर्क, दैट इज माय कंक्लूजन। तो मैनेजरियल प्रिंसिपल और साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजरियल प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है, ये एनालिसिस फॉलो करना है। फिर टेलर क्या कहता है? अब ये टेलर की दी हुई है। टेलर क्या बोल रहा है? इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की बात कर रहा है। हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें क्या करना है, या अपने बंदों से, अपने मैन से क्या करवाना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल एंड चीपेस्ट वे। याद है ना एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ा था। चीपेस्ट वे, बेस्ट वे। मैं अपने बंदों को काम तो दे दूं, पर ले ले वो जितना कॉस्ट लगनी चाहिए उसका 10x। तो यार वो अच्छा सोल्यूशन नहीं हुआ है। मेरे को तो वो बंदे चाहिए जो चीपेस्ट काम करें और बेस्ट काम करें। तो वो यही कह रहा है, नोइंग तुम्हें अपने बंदों को क्या काम देना है और उनसे वो काम लेना चीपेस्ट और बेस्ट वे पॉसिबल में। ठीक है, अब यार यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, कि ये प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। ये 4 चीजें बोल रहे हैं। इट इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, वी मस्ट फॉलो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इट मस्ट बी एन एनवायरमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट में हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये क्या है? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इनको नोट करो, इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे बात। परफेक्ट, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉट अ रूल ऑफ थंब। इनको डिटेल में लेके चलेंगे, डिटेल में लेके चलेंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस जाएगा ये। टेलर बिलीव, या जब टेलर ने दिया ना तो टेलर बिलीव तो हर जगह लिख के आओ, मार्क्स जरूर मिलेंगे। दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज efficiency. This method can be developed through study and analysis. Study and analysis वही है जो भी हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा, और ये बोल रहा है कि सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड हो सकता है किसी भी काम को करने का एट अ पर्टिकुलर मोमेंट
टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, मैं अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज तभी कर सकता हूं जब मैं एक पर्टिकुलर काम को करने का मेथड डिफाइन कर दूं और सबको कह दूं कि भाई तुम बस यही सोल्यूशन इंप्लीमेंट करो। टेलर ये बोल रहा है। और टेलर क्या बोल रहा है, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार्स, मतलब छोटी से छोटी मिनिस्क्यूल एक्टिविटी भी अगर तुम्हें करनी है तो यू मस्ट साइंटिफिकली प्लान एंड मैनेज दैट। तुम्हें साइंटिफिकली प्लान करना चाहिए और वही एनालिसिस और स्टडी के थ्रू उसको सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा यार, हमारे प्रॉफिट्स हाई जाएंगे, क्वालिटी हाई जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और कॉस्ट कम होगी। वही बात जो अभी हमने करी यार। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, इसका मतलब ये है, रूल ऑफ थंब ये होता है कि तुम एक रिजिड है कि तुम्हें यही करना है, एक प्रिंसिपल तुम्हें दे रखा है, एक गाइडलाइन तुम्हें दे रखी है, तुम्हें बस उसको फॉलो करना है। नहीं, टेलर ने कहा है साइंटिफिक नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंटिफिक मतलब स्टडी ऑफ एनालिसिस। तुम जितना साइंटिफिकली सोचोगे, जितना एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करोगे, जितने मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढोगे, उतना फायदा। उस सॉल्यूशन में से एक बेस्ट सॉल्यूशन निकलेगा उस काम को अचीव करने का, मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन करने का। तो रूल ऑफ थंब नहीं है। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, रूल ऑफ थंब मतलब एक काम को एक तरह से करने का सिर्फ एक ही तरीका है, समझ रहे हो। रूल ऑफ थंब नहीं है, हमारा साइंटिफिक एनालिसिस निकालना है हर बिजनेस प्रॉब्लम का, ये बोल रहा है टेलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब पता है, शांति से रहो यार, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, तभी आगे फायदा होने वाला है। तो ये क्या बोल रहा है, फैक्ट्री सिस्टम। यार ये फैक्ट्री फोरमैनशिप है। टेलर के प्रिंसिपल्स जो है वो फैक्ट्री फोरमैनशिप पे डिपेंडेंट है। मतलब वो जो शॉप फ्लोर मैनेजमेंट है ना, जो फैक्ट्री लेबर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनके ऊपर काम करता है। टेलर के सारे प्रिंसिपल्स जो शॉप फ्लोर पे काम करते हैं, नीचे लेवल पे काम करते हैं, हमने पढ़ा था ना, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड शॉप फ्लोर मैनेजमेंट। तो शॉप फ्लोर मैनेजमेंट को ही क्या बोलेंगे, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रही है लेबर। इट इंप्लाइड दैट मैनेजर्स सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स। हाँ हमने पढ़ा है ये, जब एक डायग्राम पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था डायग्राम, देखो ऐसे डायग्राम पढ़ा था जिसमें ये टॉप था, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट था, ये शॉप फ्लोर था। तो ये बोल रहा है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, ये एक लिंक प्रोवाइड करता है टॉप लेवल का और शॉप फ्लोर का। हाँ हमने पढ़ रखा है ये। टेलर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। अब ये बताऊं किसकी बात कर रहा है, ये टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहा है और लोअर लेवल की मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों को पता ही नहीं कि दूसरे की इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक दोनों को पता होगा तब तक ही एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है। हार्मनी, प्यार से काम करो, शांति से काम करो, लड़ाईबाजी मत करो। लड़ाईबाजी का मतलब क्या है, फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं स्ट्राइक पे, ठीक है जी, टॉप मैनेजमेंट उनके बारे में सोच ही नहीं रही, या फैक्ट्री वर्कर्स अपनी ऐसी रियलिस्टिक डिमांड नहीं रख पा रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारी सैलरी 10x कर दो। तो यार वो पॉसिबल नहीं है ना किसी भी मैनेजमेंट के लिए फॉलो करना। तो हार्मनी लेके चलो, आपस में लड़ाईबाजी की बात मत करो। एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, दोनों का फायदा होना चाहिए और दोनों को रियलाइज होना चाहिए कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं और आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आगे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये भी कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है पिछले वाले पॉइंट का। देखो ये क्या बोल रहा है, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। यार ये तो आज के दिन में इतनी ज्यादा अप्लाई होती है ना बात। अगर अभी तुम किसी के साथ कॉम्पिटिशन करने जाओ ना, कभी तुम्हारा फायदा नहीं होगा। इट इज टाइम फॉर कोलैबोरेशन। क्या बोल रहा है, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। कंपटीशन मत करो किसी के साथ। अगर तुम्हें अपना फायदा देखना है तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें सिर्फ अपना फायदा देखना है तो गलत बात है भैया, तुम कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। फायदा होगा म्यूचुअली कॉन्सेंट के साथ, कोऑपरेशन चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं कि सिर्फ मेरा फायदा हो जाए बाकी सब गए भाड़ में। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। अभी बात करी, दोनों में जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अकॉर्डिंग टू टेलर there must be an almost equal division of work and responsibility between workers and management. Division of work and responsibility equally divide होनी चाहिए मैनेजमेंट के थ्रू और वर्कर्स के पास। They should work almost side by side with the workers, helping and encouraging and smoothing the work for them. एक टैंडम बना के चलना है। टैंडम मतलब साइड बाय साइड। जब तक एक दूसरे की हेल्प करते रहोगे तब तक कोऑपरेशन अचीव होता रहेगा। इंडिविजुअलिज्म अकेले कोई नहीं काम कर सकता है। अकेले काम करना मतलब साइलो में काम करना। आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, स्पेशली इन दिस एनवायरनमेंट जब सब टेक हो चुका है, टेक सेवी हो चुका है। आप देख रहे हो, आप अकेले सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आपको सब नहीं आता, किसी को सब नहीं आता, तो एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। आगे बात समझ। अगर मैंने एक कुछ बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आइडिया है, तो वो मेरा अकेले का आइडिया नहीं है यार,
उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे मैनेजमेंट भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए, सबके हाथ चाहिए, तब जाके वो आइडिया हमारा फुलफिल होगा, एक रियलिटी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर इसको तो छोटा भी लिख सकते हो, आप इतना पूरा क्यों लिखा? कभी छोटा मत लिख के आना। अगर ये पॉइंट लिख के आ रहे हो तो पूरा लिख के आना, पूरा लर्न करके लिख के आना, क्योंकि उसमें ही मजा है, उसमें ही मार्क्स मिलेंगे यार फुल। स्टार्ट करें, क्या बोल रही है? बोल रहे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हाँ, हर किसी का डेवलपमेंट होना चाहिए टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जिस वे में मैं काम कर सकता हूं, आप उस वे में काम नहीं कर सकते। हम दोनों के वर्किंग स्टाइल अलग है, हम दोनों की एफिशिएंसी अलग है, हम दोनों की प्रोडक्टिविटी अलग है। तो ये बोल रहा है हर किसी का डेवलपमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी, कि वो इंसान कैसा है उसके हिसाब से अपने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी मोल्ड करो। इसका मतलब सुनो क्या है, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। साइंटिफिकली सिलेक्टेड का मतलब सिर्फ यही है कि एनालिसिस करके, यही नहीं कि सबको एक भेड़ चाल में डाल दिया, एक ग्रुप में डाल दिया, नहीं, समझो, ब्रेक डाउन करो, लोगों को सेगमेंट में बांटो। सेगमेंट मतलब लोगों के ग्रुप्स बनाओ और सोचो किसकी पर्सनैलिटी किसके साथ मैच करती है, किसका वर्किंग स्टाइल किसके साथ मैच करता है। साइंटिफिकली सिलेक्टेड का मतलब ये है। देन वर्क असाइन शुड सूट हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। अगर तुमने किसी को कोई काम पकड़ा दिया, वो उसके मतलब का है ही नहीं, तो फेल हो गए यार। तुम एज ए मैनेजर भी फेल हो गए, वो एज ए वर्कर तो फेल हो गई, वो तो कंफर्म्ड है। तो ये यही बोल रहा है, वर्क असाइन शुड बी suited according to her physical, mental and intellectual capabilities. To increase efficiency, they should be given the required training. हाँ, अगर तुम्हें किसी से कोई काम लेना है, उसको वो काम नहीं आता, तो ट्राई करो उसको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग देने का। Efficient employees would produce more and earn more. Obviously, हर देखो यार, ये एग्जाम्पल सुनो, एवरी साइज फिट ऑल वाला बात नहीं है। एक पर्टिकुलर साइज हर किसी को फिट नहीं हो सकता। एक्सएल, एल, एम, एस, ये अलग अलग साइज है ना, ये क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज एक साइज सबको फिट नहीं होता। वैसे ही यार कैपेबिलिटी की भी बात है, वैसे ही वर्क की बात है। हर चीज सबको नहीं पसंद आने वाली, हर चीज सब नहीं कर सकते, तो आपको उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क देना है। ऐसे क्या होगा, ऐसे एफिशिएंसी आएगी प्रोडक्शन में। जैसी एफिशिएंसी आएगी प्रोडक्शन में, काम ज्यादा होगा और पैसे ज्यादा कमाए जाएंगे। ये एग्जाम्पल यार लिख के आना, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है, ये राउंड शेप है, ये ओवल शेप है, ये राउंड शेप है, ये तो एक होल में शिफ्ट हो गए। बट जब ऐसा कोई बंदा आया जिसकी कैपेबिलिटी इन तीनों से मैच कर ही नहीं रही, मैच ही नहीं कर रही, वो उस होल में घुस ही नहीं पा रहा, क्रैक कर दिया उसने उस होल में, मतलब सिस्टम खराब कर दिया। क्यों? ये सिस्टम इस एम्प्लॉय की वजह से खराब नहीं हुआ, मैनेजर की वजह से खराब हुआ। प्रिंसिपल्स हमारे गाइड करते हैं, आपको कैपेबिलिटी के हिसाब से काम देना है, ये नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स काम दे दिया, उससे हो ही नहीं रहा। तो यार ये जो क्रैक्स है ना, फिर ये एफिशिएंसी का साइन नहीं है, ये एफिशिएंसी का साइन नहीं है। आपको तो फिट करवाना है एक बंदे को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। आशा करता हूं जितना भी हम कोर्स साथ में लेके चल रहे हैं, प्लीज यार क्लास 10th और 12th तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर तुम्हें इस समय कोई कह रहा है ना कि क्लास 10th और 12th इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे मार्क्स पूछना उसके कितने हैं, तुम्हें समझ आ जाएगी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। हैव अ ग्रेट वन और प्लीज कीप स्टडिंग। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।